हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो तो इंडिया के नदर्न पार्ट में फैला हुआ था। मान लो ये इंडिया है तो इंडिया के इस वाले पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में तो मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। लेकिन साउथ में क्या चल रहा था, तो साउथ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। साउथ में कौन कौन से चीफ्स थे, कौन कौन से किंग्स थे जो इमर्ज हो रहे थे। तो नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे दक्कन में और फर्दर साउथ में। इसको जो है इंडिया के इस वाले पार्ट को दक्कन प्लेटू बोला जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे जिनमें चोलाज आ जाते हैं, इधर वाले है ना, इधर थे चेराज और इधर थे पांड्याज। ये मोस्ट फेमस किंगडम्स थे और उस टाइम पीरियड पर इस रीजन को बोला जाता था तमिलकम। तमिलकम जो है तमिल कंट्री का एक एंशियंट नेम है। जो यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर यहाँ पर तमिलनाडु है ना, तो इस तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को और केरला को, इन सभी को मिलाकर एक तमिल कंट्री थी जिसका नाम था तमिलकम। और यहीं पर चोलास, चेरास और पांड्यास थे। ठीक है, ये तीनों जो थे ये स्टेबल थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दो साल में ही इनका किंगडम खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनका किंगडम जो है वो चलता है और ये काफ़ी प्रॉस्पेरस भी थे। और हमें इन स्टेट्स के बारे में अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें एक सोर्स का, तो वो तमिल संगम टेक्स्ट हैं। तमिल यहाँ पर लैंग्वेज है, तमिल में लिखे गए हैं जो टेक्स्ट हैं। और जो संगम है तो संगम एज आती है एक एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें 3 संगम होते हैं। 3 संगम जो होते हैं उनमें ये तमिल टेक्स्ट लिखे जाते हैं, तो इसीलिए इनको तमिल संगम टेक्स्ट बोला जाता है। इनमें पोएम्स हैं इन टेक्स्ट में, ठीक है। और ये जो पोएम्स हैं ये चीफ्स के बारे में डिस्क्राइब करती हैं, चीफ किस तरीके के होते थे, उनका क्या तरीका होता था रिसोर्सेज को एक्वायर करने का, उसके बाद रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो उनके बारे में ये टेक्स्ट जो है ये बताते हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है साउथ के किंगडम्स के बारे में। चोलास, चेरास, पांड्यास के अलावा सतवाहनास भी थे जिन्होंने इंडिया के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट पर रूल किया था लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक। अगर मैप में देखें हम तो इतना जो रूल था ये सतवाहनास का था। ठीक है, थोड़ा सा साउथ का भी पार्ट है, थोड़ा सेंट्रल पार्ट भी है और थोड़ा वेस्टर्न पार्ट भी है इंडिया का। और जो शकाज हैं, शकाज कौन है? शकाज सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया। जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इधर और वेस्टर्न पार्ट में अपने किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया इन शकाज ने। और ये शकाज कहाँ से आए थे? यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो एशिया का जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को सेंट्रल एशिया बोला जाता है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहां से शक आए थे। शकों ने आकर यहाँ पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो सतवाहनास और जो शकास थे इन्हें रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? इन्हें रेवेन्यू मिलता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। दूर दूर के देशों से ये ट्रेड किया करते थे और उससे इन्हें रेवेन्यू मिलता था और उससे ये अपने राज्य को चलाते थे। ठीक है, सतवाहनास का और शकास का सोशल ओरिजिन तो क्लियर नहीं है, ये कहाँ से आए हैं, इनका सोशल ओरिजिन क्या होगा। जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 4 वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों सोशल कैटेगरी है, जो जिस तरीके का काम करेगा उस तरीके की उसको कैटेगरी दे दी गई थी। लेकिन सतवाहनास और शकास के केस में हमें उनका सोशल ओरिजिन नहीं पता है। लेकिन अगर हम सतवाहनास की बात करते हैं तो सतवाहनास एक बार पावर अटेन करने के बाद ये क्या करते थे, ये सोशल स्टेटस को क्लेम करने की कोशिश करते थे अलग अलग तरीकों से, कि किसी भी तरह इन्हें हाई सोशल स्टेटस मिल जाए। हम इस हेडिंग में चीफ्स और किंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो किंग्स और किंगडम तो हमें पता है कि एक किंग होता है जो उस एरिया को रूल करता है और जो रूलिंग एरिया उसे उसका किंगडम बोला जाता है। लेकिन चीफ क्या होता है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं चीफ्स और चीफडम्स के बारे में। तो जो चीफ होता है वो एक पावरफुल मैन होता है जिसकी पोजीशन हेरिडेटरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे एक कोई चीफ बना, ठीक है, इसका बेटा हुआ, इसका जो बेटा है वो जरूरी नहीं है वो भी चीफ बने, वो भी उस गद्दी पर बैठे। तो मतलब हेरिडेटरी का मतलब हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गद्दी ट्रांसफर होती जाती है, जो पावर ट्रांसफर होती जाती है, वो हेरिडेटरी होता है। तो किंग्स में तो ये चीज़ हेरिडेटरी होती है, इसीलिए किंग्स और किंगडम अलग हो गए। लेकिन चीफ्स और चीफडम्स अलग होते हैं क्योंकि चीफ्स में जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो चीफ को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? उसे सपोर्ट मिलता है उसके किनफोक से। किनफोक यानी कि जो उसकी रिश्तेदारी में जितने भी लोग होंगे उनसे सपोर्ट मिलता है और ये चीफ बन जाते हैं। चीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? कुछ स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करना,
वॉरफेयर में लीडरशिप करना, कोई लड़ाई हो रही है तो वहां पर एक लीडर भी तो चाहिए ना, तो वो लीडर ये चीफ ही होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें भी ये मीडिएटर का काम करता है, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी काम करता है चीफ, ठीक है। इसके अलावा चीफ गिफ्ट्स रिसीव करते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, जो चीफ के अंडर में जो लोग काम करते हैं ना वो सबॉर्डिनेट हो गए उसके। अनलाइक किंग्स हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस, किंग्स क्या करते हैं, किंग्स टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन किंग्स से ये डिफरेंट हैं। चीफ क्या करते हैं, चीफ गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो गिफ्ट इन्होंने रिसीव किए उनको अपने सपोर्टर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो चीफ्स होते हैं, ठीक है। और जनरली कोई भी रेगुलर आर्मीज नहीं होती हैं एंड ऑफिशियल्स भी नहीं होते हैं चीफडम्स में। जैसे एक किंगडम होता है तो वहाँ पर आर्मीज रखी जाती हैं, रेगुलर आर्मीज, उनको जो है वो मंथली जो भी सैलरी वगैरह देते हैं, तो वो तो किंगडम में होती है। लेकिन चीफडम में कोई भी ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं होती है, ना ही कोई रेगुलर ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, जो है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स यानी कि वो किंग्स जो अपने आप को एक डिवाइन एनर्जी से जोड़ते हैं, अपने आप को गॉड से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो गॉड से कैसे जोड़ते हैं, हमने देखा था सतवाहनास क्या करते हैं, एक बार पावर में आने के बाद वो सोशल स्टेटस को क्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल स्टेटस को क्लेम करने का एक बढ़िया तरीका था कि अपने आप को डेटीज से जोड़कर दिखा दो, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं उनके साथ में खुद को जोड़कर दिखा दो कि हम गॉड के अवतार हैं या गॉड ने हमको इस धरती पर भेजा है, इस तरह से। अब इस स्ट्रेटजी का एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं जो कुशानास थे। कुशानास थे जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से फर्स्ट सेंचुरी सीई तक रूल किया था। ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये कुशान एम्पायर है। इनका किंगडम सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आता था, यही सेंट्रल एशिया इसके ऊपर है थोड़ा सा, और यहाँ तक, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये वाला पार्ट हो गया, तो पूरे में फैला हुआ था कुशानों का किंगडम। कुशानास ने क्या किया था, इन्होंने अपने आप को अलग अलग डेटीज से जोड़ के बताया। कुशानास की हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, इंस्क्रिप्शन से और जो टेक्सुअल ट्रेडिशंस हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह मिले हैं, किताबें मिली हैं, उनके बेसिस पर कुशानास की हिस्ट्री को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। अब जो किंगशिप के नोशंस हैं, यानी कि अलग अलग थॉट्स जो है किंगशिप के, वो कुशानास के कॉइन्स में और स्कल्पचर में बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। जैसे ये कुशाना कॉइन है, ये वाला जो है ये आगे वाला पार्ट है और ये कॉइन के पीछे वाला पार्ट है, ये है एक ही कॉइन, ठीक है। एक तरफ ये कुशान रूलर बनाया गया है यहाँ पर, और इसके पीछे ये कोई डेटी बने हुए हैं, कोई भगवान बने हुए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो रूलर है ये अपने आप को गॉड से जोड़कर दिखा रहा है। तो जब गॉड से जोड़कर दिखाएंगे ना, तो इनका सोशल स्टेटस अपने आप हाई होने लगेगा, इसीलिए ये इस स्ट्रेटेजी का यूज करते थे। तो कॉइन से तो हमने ये समझ लिया, ये जो किंगशिप की थ्योरी थी इनकी। इसके अलावा कोलोजल स्टैचूज मिले हैं, यानी कि बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं कुशाना रूलर्स के। कहाँ पर, एक मंदिर में, एक श्राइन में मिले हैं। वो श्राइन कहाँ पर लोकेटेड है, मार्ट में, जो कि मथुरा के पास है, और मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर कुशाना रूलर्स के बड़े बड़े स्टैचूज भी मिले। इसी तरह के स्टैचूज जो हैं वो एक श्राइन में और मिले हैं। वो श्राइन कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो मतलब एक श्राइन में, एक मंदिर में अपने स्टैचू को लगवाने का क्या मतलब है, कि हम भी पूजने लायक हैं भाई, हम भी गॉड जैसे हैं, कि ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ये जनता के दिमाग में डालना चाह रहे हैं ताकि जनता इन्हें ही अपना सब कुछ समझे, राइट। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि कुछ हिस्टोरियंस इनके कॉइन से, इनके स्कल्पचर से ये समझते हैं कि कुशानास अपने आप को गॉड लाइक समझते थे, गॉड की तरह समझते थे। और बहुत सारे कुशाना रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने देवपुत्र का टाइटल लिया था। देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड। और ये जो टाइटल था देवपुत्र, ये चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड था, जो अपने आप को क्या बोलते थे, सन्स ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग के पुत्र अपने आप को बोलते थे कुछ चाइनीज रूलर्स, और वहीं से इंस्पायर्ड है इनका ये देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। तो यहाँ तक बात हो गई फर्स्ट सेंचुरी सीई तक की, सेकंड सेंचुरी सीई तक की। अब जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो फोर्थ सेंचुरी सीई आते आते क्या होता है, हमें लार्जर स्टेट्स के एविडेंसेस मिलने लगते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर एक काफी बड़ा एम्पायर रह चुका है, ठीक है। और ये जो लार्जर स्टेट्स देखे जा रहे थे, इनमें कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जो सामंताज पर डिपेंडेंट थे। सामंताज वो मैन होते थे जो अपने आप को मेंटेन रखते थे लोकल रिसोर्सेज के थ्रू। लोकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड पर कंट्रोल होता था। जैसे किंग होता था, किंग क्या करता था, अपने अंडर में कुछ सामंताज को अपॉइंट करता था। ये सामंत क्या करते थे, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके किंग को देते थे,
और किंग इनको थोड़े बहुत लैंड देता था, थोड़े बहुत सेना भी देता था। तो ये सामंतास काफ़ी पावरफुल भी हुआ करते थे। तो जब किंग सामंतास को अपने अंडर में अपॉइंट करेगा तो सामंतास किंग को होमेज देंगे, यानी कि उसे रिस्पेक्ट देंगे, और इसके साथ ही साथ मिलिट्री सपोर्ट भी देते हैं सामंतास रूलर्स को, क्योंकि सामंतों के पास में हर टाइम पर कुछ ना कुछ आर्मी रहती है, इनके पास में सेना रहती है। तो जब रूलर को ज़रूरत पड़ती है, कोई वॉर वगैरह होता है, तो अपनी सेना को ही रूलर के पास में भेज देते हैं। जो पावरफुल सामंतास थे वो किंग्स भी बन सकते थे। क्यों? क्योंकि जो सामंतास थे इनके पास में लैंड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि इन्हें सैलरी जो है वो लैंड के रूप में मिलती थी, ठीक है, और इनके पास में सेना तो होती ही थी, तो ये किंग्स भी बन सकते थे। एंड कन्वर्सली अगर हम इसका उल्टा देखें तो जो वीक रूलर्स थे ना, वो सबऑर्डिनेशन की पोजीशन पर आ सकते थे, यानी कि अब ये किंग्स नहीं रह गए, अब ये रूलर नहीं रह गए, अब इनकी पोजीशन रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि ये वीक हो गए हैं, और जो पावरफुल होगा वो वीक को तो रिप्लेस करेगा ही। तो ये जो रूलर थे वो सबऑर्डिनेशन की पोजीशन में आ जाते हैं, किसी और रूलर के अंडर में ये काम करते हैं। तो यहाँ तक कहानी हो गई साउथ इंडिया की। सतवाहनास, शकास और कुशाना रूलर्स हमने देख लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा गुप्ता रूलर्स के बारे में देखें तो इनकी जो हिस्ट्री क्रिएट की गई है वो लिटरेचर के बेसिस पर, कॉइन्स के बेसिस पर, इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पर की गई है, और इंस्क्रिप्शंस में प्रशस्तिज भी आती हैं। प्रशस्तिज क्या होती हैं? प्रशस्तिज वो होती हैं जिन्हें किंग्स की प्रेज में कंपोज किया जाता है, यानी कि किंग की तारीफ में कंपोज किया जाता है पर्टिकुलरली। यानी पर्टिकुलरली का मतलब यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलरली किंग की तारीफ की जा रही है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, एक जनरल डेफिनेशन दें प्रशस्ति की, तो इसमें किसकी तारीफ होती है? पैट्रॉन्स की तारीफ। पैट्रॉन्स वो होते हैं जो उन पोइट्स को, जो इसे लिखते हैं प्रशस्ति वगैरह को या किसी बुक को लिखते हैं, उनको पैट्रोनेज देते हैं। यानी कि किंग्स क्या करते हैं, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उन कवियों को, उन पोइट्स को रहने के लिए जगह देते हैं, उन्हें पैसा वगैरह देते हैं लिखने विखने के लिए, है ना। तो उन्हें बोला जाता है पैट्रॉन्स। जो किंग्स होते हैं वो पैट्रॉन्स होते हैं। तो पैट्रॉन्स की प्रेज में प्रशस्तिज लिखी जाती थी, ठीक है। और इन सभी के बेसिस पर गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और जो हिस्टोरियंस हैं वो इन कंपोजिशन से, प्रशस्तिज वगैरह से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए जो उस टाइम पर रियल हो, सिवाय तारीफों के। लेकिन फिर भी जिन्होंने इसे कंपोज किया है, जो पोइट्स हैं, वो इनको सिर्फ एक पोइट्री का वर्क मानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वो नहीं है जो लिटरली ट्रूथ है, जो हकीकत में हुआ करता था, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किंग्स की प्रेज ही प्रेज को बताते हैं, उसकी तारीफ ही तारीफ को बताते हैं। लेकिन फिर भी हमारे हिस्टोरियंस उसमें से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रयाग प्रशस्ति इसका एग्जांपल है। प्रयाग प्रशस्ति इस टाइप की दिखती है, जो कि प्रयागराज में लोकेटेड है ना। इसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको संस्कृत में कंपोज किया गया है, और किसने इसे कंपोज किया है? हरिसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हरिसेन ने इसको कंपोज किया है। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्ता रूलर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था, जो कि लगभग 4th सेंचुरी सीई में रूलिंग कर रहा था, ठीक है। तो उसके कोर्ट पोइट ने, हरिसेन ने, प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया संस्कृत में। और जब ये हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा करेगा? ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा करेगा। तो इससे हमें समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।